वेलकम ऑल ऑफ यू और नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम नोट सेट के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। 2021 से लेकर 2024 तक जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है, जिन भी टॉपिक से रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आने के चांसेस है, लेकिन ये श्योर है कि जो टॉपिक इनमें कवर किया गया है उसी टॉपिक को आप पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन बी 4.5 से 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन सी 3.5 to 6.5 MeQ पर लीटर, ऑप्शन डी 4.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है राइट? यहाँ जो ऑप्शन ए है वो राइट है। नॉर्मल वैल्यू होती है पोटेशियम की, वो 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट होती है। अगर वैल्यू 3.5 से कम रहती है तो उसे हाइपोकैलिमिया कहते हैं, और अगर वैल्यू 5.1 से ज़्यादा होती है तो उसे हाइपरकैलिमिया बोलते हैं। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है उनके बारे में देखते हैं एक बार, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सीरम कैल्शियम लेवल की। सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल की बात करें तो नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता है 8.5 से लेके 10.1 mg/dl। आपको ये यूनिट ध्यान रखनी है, mg/dl है या MeQ पर लीटर है। सीरम कैल्शियम लेवल 8.5 से 10.1। नेक्स्ट बात करें सीरम सोडियम लेवल। सीरम सोडियम लेवल की बात करें तो 133 से 143 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नेक्स्ट बात करें सीरम फॉस्फोरस लेवल की। सीरम फॉस्फोरस लेवल की बात करें तो वो होता है 2.5 से लेकर 4.5 mg/dl। और नेक्स्ट बात करें नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल। नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल की बात करें तो 0.7 से लेके 1.3 mg/dl होता है। ये इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो आपको याद रखने हैं, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस और क्रिएटिनिन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया, उसका आंसर है ऑप्शन ए 3.5 से लेकर 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच असेसमेंट डन बाय लार्क। कौन सा असेसमेंट, किसके लिए असेसमेंट किया जाता है लार्क, या फिर किससे रिलेटेड है लार्क? सबसे पहले देखिए लार्क होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। लार्क की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसकी फुल फॉर्म में भी दिया गया है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है कॉन्ट्रासेप्टिव से। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो भी लॉन्ग एक्टिव और रिवर्सिबल, लॉन्ग एक्टिंग में यहाँ 28 डेज से ज़्यादा होना चाहिए उसका ड्यूरेशन, उसमें हम उनको इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो लार्क जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी इज राइट। अब हम बात करें लार्क में कौन कौन से मेथड को ऐड किया गया है। लार्क की फुल फॉर्म में पूछते हैं लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इनमें से कौन कौन से मेथड ऐड है वो बात करें। सबसे पहले बात करें तो आईयूडी, आप सभी को पता है आईयूडी 28 दिन से ज़्यादा प्रिवेंट करता है, प्रेगनेंसी को रोकता है। इसके बाद देखिए गोसीपोल, जो कि एक मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो 6 मंथ के लिए काम आता है।
इसके बाद बात करें इंजेक्शन की। इंजेक्शन में है डंपा SC और नेट EN। डंपा की बात करें तो 3 महीने के लिए, डंपा SC की बात करें तो 3 महीने के लिए, और नेट EN की बात करें तो वो 2 महीने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें इंजेक्शन के अलावा इम्प्लांट। जो भी इम्प्लांट होते हैं वो भी लार्क में इंक्लूड रहते हैं। लार्क में इम्प्लांट में नोर प्लांट और रोर प्लांट, ये 2 यूज किए जाते हैं। नोर प्लांट 5 साल के लिए और रोल प्लांट 3 साल के लिए यूज लिया जाता है। तो लार्क कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड है और इसमें कौन से मेथड ऐड किए गए हैं वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ प्रीक्लेम्सिया। इनमें से कौन सा प्रीक्लेम्सिया को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प होता है। ऑप्शन ए की बात करें एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो जो प्रीक्लेम्सिया को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है वो है कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टिव जो भी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए नेचुरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं बॉडी के, उनको रिलीज होने से रोकता है। और अगर वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज नहीं होंगे तो जो भी आगे सिम्टम आते हैं बॉडी में वो प्रिवेंट हो जाएंगे और प्रीक्लेम्सिया नहीं होगा। तो कि जो कैल्शियम होता है वो एज ए प्रिवेंटर यूज लिया जाता है, प्रिवेंशन के लिए यूज लिया जाता है प्रीक्लेम्सिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इसके थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो प्रेग्नेंट वुमेन एट 38 वीक comes to clinic and the period of gestation has been confirmed by the ultrasound report and LMP। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो 38 वीक से प्रेग्नेंट है, क्लिनिक में आई है। द पीरियड ऑफ गेस्टेशन हैज़ भी, जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है वो कंफर्म किया गया है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। सी हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन ऑक्सीटोसिन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। उसको ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर दिया गया है लेबर को इंड्यूस कराने के लिए। एंड द नर्स नोट दैट द कॉन्ट्रैक्शन आर कमिंग फॉर लॉन्गर देन 70 सेकेंड। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 70 सेकेंड से भी ज़्यादा आ रहे हैं। एंड सी इज़ 3 सेंटीमीटर डायलेटेड, ओनली 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है। वॉट शुड द नर्स डू नेक्स्ट। इन तो नेक्स्ट जो एक्शन होगा नर्स का वो क्या होगा। बात करें यहाँ 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है तो लेटेंट फेज में है अभी, डायलेशन के रूप में देखें तो लेटेंट फेज में है। और जो लेटेंट फेज में जो कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन होता है वो 15 से 30 सेकेंड होता है और 15 से 30 मिनट में रिपीट होता है। तो अगर इतना तेज़ इतना लंबा कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो यूट्राइन रप्चर हो सकता है और बेबी के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। अभी 3 सेंटीमीटर ही डायलेटेड है, तो बार बार अगर इतने लंबे कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो बेबी को नुकसान हो सकता है और यूट्रस भी रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट जो एक्शन होगा वो क्या होगा नर्स का। ऑप्शन ए है इंक्रीज द फ्लो रेट, जो ऑक्सीटोसिन लगा रखा है उसकी फ्लो रेट को बढ़ा दे। ऑप्शन बी सेट द ड्रॉप पर मिनट, जो ऑक्सीटोसिन है उसको सेट कर दे ड्रॉप पर मिनट पे। ऑप्शन सी है स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। और ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, जो भी फाइंडिंग आ रही है उसको डॉक्यूमेंट कर दे। तो सबसे बड़ा एक्शन होगा उसका नर्स का, तो यहाँ पे होगा स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। जो भी ऑक्सीटोसिन चल रहा है उसको स्टॉप कर दे, क्योंकि इस ऑक्सीटोसिन डेंजरस हो सकता है फीटस के लिए और मदर के लिए, दोनों के लिए। क्योंकि लगातार इतने लंबे कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो यूट्रस रप्चर हो सकता है और फीटस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मच एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय 500 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज।
500 ml डेक्सट्रोज है, 5% डेक्सट्रोज, वो कितनी किलो कैलोरी प्रोवाइड कराता है जब भी हम 5% डेक्सट्रोज लगाते हैं? ऑप्शन ए है 50 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 100 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 150 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 200 किलो कैलोरी। तो बात करें जो डेक्सट्रोज 5% है, तो इसका मीन्स है डेक्सट्रोज 5% का कि जो 100 ml है उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज है। 100 ml डेक्सट्रोज में 5 ग्राम, 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज है। ठीक है, तो हम इसको देखें तो आगे अगर 100 ml में 5 ग्राम है तो 500 में होगा 25 ग्राम। जो 1 ग्राम जो 100 डेक्सट्रोज है वो 3.5 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है 1 ग्राम डेक्सट्रोज। तो 25 ग्राम जो डेक्सट्रोज है टोटल 500 ml की बोतल में, तो वो कितनी कैलोरी प्रोवाइड करेगा? तो 25 इंटू 3.5 करेंगे तो लगभग 85 किलो कैलोरी आएगी। तो 85 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है 500 ml की 500 डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज। तो ऑप्शन में हमें दे रखा है 50 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 100 किलो कैलोरी, 150 और 200। तो जो अपना आंसर आया 85, वो एवरेज है 100 के लगभग। तो ऑप्शन बी इज राइट। जो 5% डेक्सट्रोज है, 500 ml की बोतल है, वो 100 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ चाइल्ड हैज़ बी पोस्टेड फॉर सर्जरी, अगर चाइल्ड को सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है, पोस्ट किया जाता है, देन फॉर ओवरनाइट फास्टिंग विच सॉल्यूशन इज़ गिवन, पूरी रात फास्टिंग की कंडीशन में रखा जाएगा, तो कौन सा सॉल्यूशन प्रीफर करेंगे देना? ऑप्शन ए है DNS, ऑप्शन बी 5% डेक्सट्रोज, ऑप्शन सी हाफ डेक्सट्रोज, ऑप्शन डी RL। तो इनमें सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो है ऑप्शन ए DNS, क्योंकि इस कंडीशन में DNS डेक्सट्रोज और NS दोनों मिक्स है, इसमें एनर्जी प्रोवाइड होगी और जो इलेक्ट्रोलाइट भी है वो भी प्रॉपर मात्रा में प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी 5% डेक्सट्रोज में यहाँ ओनली एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, हाफ डेक्सट्रोज में भी वही कंडीशन, डेक्सट्रोज दिया जा रहा है। RL में यहाँ इलेक्ट्रोलाइट ही जाएंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी बच्चे को। तो जो DNS है उसमें एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोलाइट दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि DNS में इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, क्योंकि नॉर्मल सलाइन में मिक्स होता है और डेक्सट्रोज भी मिक्स होती है, तो बेस्ट होगा DNS देना। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। द इंस्ट्रूमेंट इन विच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड, जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो कौन से प्रोसीजर में काम लिया जाता है? यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप हुआ है। जो इंस्ट्रूमेंट दे रखा है स्क्रीन पे वो कौन से प्रोसीजर में यूज़ लिया जाता है? ऑप्शन ए है एब्डोमिनल सर्जरी, ऑप्शन बी है थायराइडेक्टोमी, ऑप्शन सी है विपल सर्जरी, ऑप्शन डी है ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दे रखा है आपको, ये थायराइडेक्टोमी में काम में लिया जाता है। ये रिट्रैक्ट करने का काम करता है, जिससे इजीली विजुअलाइज हो जाती है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइडेक्टोमी में जो ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो काम में लिया जाता है। और जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है जोल थायराइड रिट्रैक्टर। जोल थायराइड रिट्रैक्टर, ये रिट्रैक्ट करने का काम करता है और जो रिट्रैक्ट होने के बाद में इजीली विजुअलाइज हो जाए थायराइड ग्लैंड। बात करें विपल्स प्रोसीजर की, तो विपल्स प्रोसीजर में इंक्लूड होती है पेनक्रियाज में कोई भी सर्जरी करनी हो, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या बाइल डक्ट। ये विपल्स प्रोसीजर में कोई भी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट या फिर पेनक्रियाज में कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें जो भी प्रोसीजर यूज लिया जाता है उसे विपल्स प्रोसीजर बोलते हैं। या फिर जो
ट्यूमर हो जाए है पेनक्रियाज के हेड में, तो उसको भी रिमूव करने के लिए, ट्रीट करने के लिए विपल प्रोसीजर यूज लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेंचुरी मास्क से रिलेटेड। आइडेंटिफाई द FiO2 रेट इन गिवन वेंचुरी मास्क। जो ये वेंचुरी मास्क दिया गया है आपको, उसकी FiO2 रेट आपको बतानी है। ऑप्शन ए है 31%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी 28%। तो इनमें से कौन सा राइट होगा? जो आपको दिया गया है वो रेड वेंचुरी मास्क दिया गया है, रेड वेंचुरी मास्क आपको दिया गया है। तो रेड वेंचुरी मास्क की जो FiO2 होती है वो 40% होती है, 40% FiO2। बात करें वेंचुरी मास्क के बारे में, वेंचुरी मास्क प्रिसाइज रूप में FiO2 देने में काम आता है। और जो इसकी कलर कोडिंग है वो याद करें कि ट्रिक है बॉय RG। बॉय RG से आप याद कर सकते हो इसको। B से ब्लू, O से ऑरेंज, W से वाइट, येलो, रेड और ग्रीन। बात करें, एक बार इसको सही देखते हैं क्योंकि इसका वीडियो डाला गया है इसी चैनल पे, तो आप उसको जाके देख सकते हो। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेंचुरी मास्क। बॉय R और G, ब्लू, वाइट, ऑरेंज और येलो, रेड एंड ग्रीन। बात करें ब्लू की, तो ये 2% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वाइट 4%, ऑरेंज 6%, येलो 8%, रेड 10% और जो ग्रीन होता है वो 15% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। बात करें FiO2 की, तो इसका ब्लू का होता है 24%, वाइट का होता है 28%, ऑरेंज का 31%, येलो का 35%, रेड का 40% और ग्रीन का 60% FiO2 होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है वेंचुरी मास्क। तो ऑप्शन 8 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन बी, 40% FiO2 है रेड वेंचुरी मास्क का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, SWOT एनालिसिस स्टैंड फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो SWOT है वो इनमें से कौन सा इनमें से मैच नहीं है SWOT से? ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी वीकनेस, ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन डी टीम। तो इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है SWOT से? तो एज स्ट्रेंथ राइट है, ऑप्शन बी W यानी वीकनेस सही है, ओ अपॉर्चुनिटी ये भी सही है, ऑप्शन डी टिन नहीं होता है, यहाँ पे 38 होता है, 38। जो SWOT एनालिसिस है वो यूज लेता है प्रोजेक्ट या बिजनेस में उसके स्ट्रेंथ को, वीकनेस को और अपॉर्चुनिटी को इवाल्युएट करने के लिए SWOT एनालिसिस यूज किया जाता है। या किसी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी भी बिजनेस में उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी को एनालिसिस करने के लिए, इवाल्युएट करने के लिए ये जो SWOT एनालिसिस यूज लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ ओरोफेरेंजियल एयरवे। ओरोफेरेंजियल एयरवे आपको लगाना है, तो उसका करंट मेजरमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए है ट्रेगस टू एंगल ऑफ माउथ और एंगल ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल, ऑप्शन बी कॉर्नर ऑफ माउथ एंड एंगल ऑफ जॉ, ऑप्शन डी सी है टिप ऑफ नोज एंड एंगल ऑफ मैंडिबल, ऑप्शन डी है एला ऑफ नोज एंड एंगल ऑफ मैंडिबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो मेजरमेंट के वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं,
इसके अलावा भी एनजी ट्यूब का वो भी आपको याद करना है। एनजी ट्यूब के बारे में बहुत पूछा जाता है। ईटी ट्यूब के बारे में, एनजी ट्यूब, ईटी ट्यूब। तो बात करें इसकी, तो यहाँ पे ओरोफेरिंजियल एयरवे है, उसका मेजरमेंट जो होता है वो कॉर्नर ऑफ माउथ से लेकर एंगल ऑफ जॉ तक किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट, कॉर्नर ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ जॉ। इसके अलावा बात करें हम जो अपनी एनजी ट्यूब है उसकी बात करें, तो एनजी ट्यूब को नोज टू ईयर लोब टू जीपी स्टर्नम, ये उसका मेजरमेंट होता है एनजी ट्यूब का। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ ऑप्शन बी, कॉर्नर ऑफ माउथ से लेकर एंगल ऑफ मैंडिबल, एंगल ऑफ जॉ, सॉरी एंगल ऑफ मैंडिबल है, एंगल ऑफ जॉ आप जो भी बोले वो सही है दोनों ही, क्योंकि जो बनता है एंगल ऑफ जॉ वो मैंडिबल से ही बनता है। तो ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।